Welcome back. In this video, we will discuss on infrastructure on the eve of independence. Basically, infrastructure refers to the element who actually serve as a foundation for a growth and development of a country. Broadly for understanding, we divide the infrastructure in two categories. One is the economical and second is the social. In economical, we include like transportation, communication, banking, power generation, whereas in social we include education, health, housing facilities. So we categorize the infrastructure into two categories. One is the economical and second is the social. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो कंडीशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, और जो भी कुछ ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था नेशन के अंदर इंफ्रा के नाम पर, रोड्स हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीग्राम, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का जो उन्होंने सोर्स यहाँ डेवलप किया था, वो केवल और केवल अपनी इकोनॉमी को चमकाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। यानी उसका मकसद केवल अपने इंटरेस्ट से था, वो केवल सर्व करना चाहते थे कॉलोनियल इंटरेस्ट को। तो सिंपल सी बात है, हमने बहुत पहले भी चीज़ें सब कुछ अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उनका जो पूरा मोटिव था वो ट्रेड से यहाँ पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ डेवलप किया है, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, उन सब के पीछे यही मकसद था कि वो अपने ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। बस इसको ज़्यादा ही डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको यहाँ पे हमें केवल ऊपर से जो टर्म्स है बस उसे आज पढ़ेंगे यहाँ पर, वही हमारे काम के लिए एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले रोड्स का मैं पढ़ लेते हैं। उन्होंने रोड्स क्यों बनाया, क्या मकसद था रोड बनाने के पीछे उनका? केवल एक ही मकसद था, ताकि अपनी ट्रेडिंग को बढ़ा सकें और जो यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते हैं या मार्केट में जो लिंक करते हैं, फिनिश गुड को भेजते हैं वहाँ से, वो जो कॉस्टिंग उनका कम पड़े। ठीक है, तो यहाँ रीज़न क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो वो अपनी आर्मी को आसानी से जहाँ भी ज़रूरत हो वो लेके जा सकें, दूसरा वो आसानी से रॉ मटेरियल को शिफ्ट कर सकें। तो ये दो ही मकसद हैं। याद रखिएगा, जो भी इन्होंने रोड्स बनाए हैं, केवल रोड्स बनाए हो, रेलवे बनाए हो, कुछ भी किया हो इंफ्रा के अंदर, केवल ब्रिटिशर ने अपने ही काम के लिए किया, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उन्हें, मान लीजिए किसी विलेज से उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिलती, कहीं से तो कोई काम मतलब कोई सामान नहीं मिलता, रॉ मटेरियल नहीं मिलता, तो वहाँ पे रोड भी नहीं बनाते थे लोग। तो इसी वजह से वो क्या होता था, उस जगह पे अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती थी तो उस विलेज की कंडीशन, वहाँ के लोगों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो ये एक कारण था कि उन्होंने ये साफ दिखाता है ये पॉइंट कि भाई वो लोग जो भी इंफ्रा के अंदर बिल्ड कर रहे थे, वो केवल अपने ट्रेड को एनहेंस करने के लिए कर रहे थे, उसके अलावा उनका कोई और मकसद कभी नहीं था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो रेलवे पे ज़्यादा होता है। रेलवे में क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? भाई जो लॉन्ग डिस्टेंस थे उस जगह पे ट्रैवलिंग के, उन्हें शॉर्ट किया जाए। एक जो इतना ज़्यादा जो बैरियर उनके ट्रैवलिंग में आता है उस कम हो, उनकी कॉस्टिंग कम पड़े, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें। तो इसलिए उन्होंने रेलवे को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडियन रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब पहली ट्रेन चली? तो जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली इंडिया में, वो चली थी 16 अप्रैल 1853। ये याद रख लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट ट्रेन चली। वो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। वो ऑपरेट की गई थी आपकी ट्रेन बॉम्बे से लेकर टू थाने, यानी उसी बॉम्बे वाले इलाके में उसी जगह चली, महाराष्ट्र के अंदर चली थी। बॉम्बे से लेकर थाने तक पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। और जो यहाँ एक फिगर आपको दिखाया गया है, जो फिगर आपको दिखाया गया है इस जगह पे, ये फर्स्ट ब्रिज की फिगर है कि पहली रेलवे जो ब्रिज है जो कब बनाएगी, वो थी 1854 में। तो पहला डेट मैंने क्या बताया आपको, 16 अप्रैल 1853 जो आपकी पहली ट्रेन चली। 16 अप्रैल 1853 ये आपकी पहली ट्रेन चली। और जो पहला रेलवे ब्रिज बना, वो भी बॉम्बे से थाने के आगे उन्होंने जब एक्सटेंड किया, उन्हें कल्याण तक जाना था, तो उन्होंने मई 1854 में इसे बिल्ड किया। तो ये दोनों डेट्स आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। और जितने भी वो जो इंफ्रा के अंदर बिल्ड करेंगे, वो 1850 से लेकर
51 के अराउंड ही सब कुछ बिल्ड होने वाला है जगह पे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या मकसद था। नॉर्मली ये जो मकसद था ब्रिटिशर का अपने ट्रेड को एनहेंस करना, वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो साफ यहाँ लिखा गया, देख लीजिए जगह पे, रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड द फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स मोर देन द इंडियंस। यानी इंडियन को बेनिफिट देने की जगह ब्रिटिशर ने अपने बेनिफिट के लिए रेलवे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, तो कोई और मकसद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान के अंदर, ताकि वो और ज़्यादा जो डिस्टेंस है, जो उनके ट्रैवलिंग में डिस्टेंस बढ़ता हो, ताकि कम हो सके और उनका ट्रेड एनहेंस होकर डेवलप कर पाए वहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में उन्होंने पोस्ट सर्विस एंड टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट की थी हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, एक्सपेंसिव होने के बावजूद उन्होंने इसे स्टार्ट किया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और इन सब के पीछे एक ही मकसद है, वो ट्रेड को बढ़ाएंगे, और ट्रेड को बढ़ाने की वजह से और सामान आसानी से उनके पास पहुंच जाने और पोर्ट होने की वजह से उनका कॉस्टिंग जो है उसके बीच में वो कम पड़ेगा। तो एक कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो ये इन्वेस्टमेंट वो ब्रिटिशर कर रहे थे वो उनके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था। जो ब्रिटिश यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था उनका, ताकि उनसे उनका कॉस्ट कम पड़े, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले आगे चल के। तो हमें केवल यहाँ जो याद करना है एग्जाम के पर्पज से वो डेट्स हैं, वो डेट्स आप याद कर लीजिएगा, बस वही इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक रीज़न है, लास्ट में देख लेते हैं, रीज़न पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे। रोड को उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, क्यों बनाया था, क्यों बिल्ड किया उन्होंने रोड को यहाँ पर? आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि आर्मी पहुँच पाए जगह जगह, और रॉ मटेरियल आसानी से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया जा सके, और ताकि वो रेलवे स्टेशन उसे पोर्ट तक पहुँचाए और पोर्ट से वो सामान आगे ब्रिटेन चला जाए, वहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है उसे आगे भेज दे और ब्रिटेन तक भेज कर उससे सामान फिनिश गुड बनाए। देन फिनिश गुड के बाद अगेन वो प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा इस जगह पे। ठीक है, तो रेलवे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? रेलवे इंट्रोड्यूस करने का 3 मकसद यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। पहला क्या था? ताकि वो आसानी से इफेक्टिव कंट्रोल कर सके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। भाई जहाँ कहीं भी उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दंगे फसाद होंगे, वहाँ अपनी आर्मी भेजकर उसे दबा देगी, तो आसानी से पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए, इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उस इलाके में, तो इसलिए उन्होंने रेलवे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। दूसरा था वो फॉरेन ट्रेड से रेलवे को लिंक करके क्या था, रोड बनाया रेलवे तक। ठीक है, और रेलवे बनेगा पोर्ट तक। ठीक है, और पोर्ट से जाएगा वो सामान ब्रिटेन। तो इस तरीके से लिंक बना लिया उन्हें, ताकि उनके फॉरेन ट्रेड में उन्हें बेनिफिट मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड पॉइंट क्या है इस जगह पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे थे वो मोर प्रॉफिटेबल था। ऑब्वियस सी बात है, उनका कॉस्ट कम पड़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इसी बेनिफिट के लिए काम किया गया। थर्ड पॉइंट है द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस एट अ हाई कॉस्ट फॉर द पर्पज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने ट्रेड को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इस तरह के एक्सपेंसिव कॉस्ट पे भी, यानी हाई कॉस्ट पे भी उन्होंने इस चीज़ को बिल्ड किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब इसको समझने के लिए हम पहला देख लेते हैं, पहला टेलीग्राफ कहाँ चला। जो पहली टेलीग्राफ लाइन बनी या ऑफिस बना था वो अक्टूबर 1851 में बना। मैंने पहले कहा था जितना भी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म इंट्रोड्यूस होगा 1850-51 के अराउंड इंट्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, वो कहाँ से किसके बीच बना? वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच बना। और क्यों बना? क्योंकि जो सबसे बिजिएस्ट उनका शिपिंग रूट था हुगली पे, ठीक है, उसे वो वहाँ से आसानी से लिंक कर पाए। तो देखो यहाँ अब ऑलरेडी पॉइंट आ गया कि उन्होंने ट्रेड के मकसद से बनाया, पहला वाला भी जो बनाया, तो उन्होंने इतना हैवी जो एक्सपेंस किया, कॉस्ट इतना होने के बावजूद उन्होंने बनाया, इसके पीछे मकसद ही एक था कि वो ट्रेड के अंदर बेनिफिट कमा पाए। ठीक है, तो हमने सब कुछ पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लास्ट एक कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में कुछ अलग नहीं है, जो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही कंक्लूड किया गया इस जगह पे। जब हिंदुस्तान को 1947 में हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गया, उसे आज़ादी मिल गई, तो हमने जो देखा, जो हमारे पास जितने हमने कंटेंट पढ़े हैं अभी तक, वो एक बात प्रूव कर रहे हैं इस जगह पे कि जो इकोनॉमी की हालत थी वो अंडर डेवलप्ड थी। जीडीपी का जो रेट था वो कांस्टेंट रहा। इवन दादा भाई नौरोजी ने जब कैलकुलेट किया था जीडीपी को,
तो हमने वहाँ देखा था कि 20 रुपीज़ कैलकुलेशन के बाद आया पर कैपिटा इनकम आया इस जगह पे, तो वो इस जगह पे हमें पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट दिखी है। एग्रीकल्चर के अंदर बर्डन बढ़ गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले लोग काम कर रहे थे वो लोग भी शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो एक डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गया इस सेक्टर के ऊपर। जिम्मेदारी सिस्टम ने एग्रीकल्चर को खा ही लिया, बचा ही नहीं। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो ख़त्म हो गए कल्टीवेशन के, डिस्ट्रक्शन हो गया, पूरा सिस्टम ही तबाह हो गया हैंडी का बिजनेस का। और वहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, हम लगातार पढ़ चुके हैं, कैसे भूल जाए बंगाल के अंदर जो आपदा आई थी, जिसके वजह से मैंने सब कंटेंट पढ़ाए हैं आपको इस जगह पे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो नया मॉडर्न उसको पनपने ही नहीं दिया, जो पुराना था उसे ख़त्म कर दिया। तो एक तरीके से पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरे इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने कम्प्लीटली व्यून कर दिया, पूरा ख़त्म ही कर दिया हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, और अपनी इकोनॉमी चमकाने के लिए केवल इस इकोनॉमी का सहारा लिया। तो हर एक पॉइंट इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ईव पे जो इकोनॉमी मिली हमें, वो एक्चुअली में हमें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मिली, जिस पे अभी हमें बहुत काम करना था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।